माधव, आप ऑलरेडी जॉब में हैं? जी कब से हैं? सर 2016। 2016 से, मतलब पोस्टिंग आपकी 2016 से? जी कहाँ पे पोस्टिंग है? सर इंदौर में ही है अभी। अच्छा, इंदौर में। जी ऑफिस है आपकी? शिवाजी वाटिका स्क्वायर पे है सर, इनकम टैक्स ऑफिस के पास। ओके, प्लाटून कमांडर। जी आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, काम क्या करते हैं आप इसमें? जी सर मैं प्लाटून कमांडर के रूप में अपने प्लाटून का नेतृत्व करता हूँ, साथ ही उनको ड्रिल, पीटी परेड इनका कार्य करते हैं। साथ में सर एसडीआरएफ के रूप में हम आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य जैसे कि रेस्क्यू कार्य हाल ही में जो हुआ था वैसे काम का संपादन करते हैं, और ऑफिस से संबंधित जो अन्य कार्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जाते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। हाल ही में कौन सा रेस्क्यू किया आपने? सर बेलेश्वर महादेव मंदिर जो रेस्क्यू है वो हम लोगों ने किया। अच्छा, जो अभी इंदौर में? जी सर, बावड़ी धंसने से जो। अच्छा, ये जो बावड़ी धसी है, जब आप रेस्क्यू कर रहे थे तो आपको क्या लगा इसमें कौन डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहा? सर प्राथमिक तौर पे मुझे लगा कि मंदिर प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी रही है, क्योंकि 30 से 40 वर्ष पहले बावड़ी पे सरिये की जो स्लैब बिछाकर उसको पैक कर दिया था। उसके बाद अभी वहाँ एक निर्माण चल रहा है जिसके कारण इसकी जो उसकी मिट्टी है बावड़ी की वो हल्की सी धंसने लग गई थी। वहाँ अंदर भी जो मंदिर का पानी था उसके कारण दलदल सा बन गया था अंदर। जैसे ही वहाँ पे यज्ञ में पूर्णाहुति के दौरान भीड़ बढ़ी तो बावड़ी पूरी की पूरी अंदर धंस गई। तो प्राथमिक तौर पे तो सर मंदिर की इसमें जवाबदारी है कि उन्होंने उसी स्थान पे यज्ञ हवन कराया, बावड़ी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि लोगों को पता चले कि वहाँ बावड़ी है। अच्छा, उसके बाद प्रशासन ने आना फाना में मंदिर ही तोड़ दी। सर चूंकि वो अवैध निर्माण है, 40 साल में मतलब नगर निगम ये नहीं देख पाता है कौन सा निर्माण अवैध है और कौन सा वैध है, और जब कोई घटना घट जाती है 38 लोग मर गए, इसके बाद बुलडोजर लेके गए मंदिर गिरा दिया। सर कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ जैसे उनको नोटिस भी दिया गया था कि ये अवैध निर्माण यहाँ पे चल रहा है, इसको रोका जाए, पर मंदिर प्रशासन ने फिर भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की सर। उसके बाद सर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मंदिर प्रशासन अभी भी उसी पे अड़ा हुआ है कि वापस से वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। पर सर अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ना तो बनेगा ही सर। नगर निगम की भी जिम्मेदारी है फिर? सर एक देखा जाए तो थोड़ी जिम्मेदारी तो नगर निगम की भी है कि अवैध निर्माण। अगर नोटिस दिया, और नोटिस का मतलब ही क्या है सर? कुछ अगर आप जॉब कर रहे हो नोटिस दिया गया तो नोटिस के बाद किस क्या होता है सर? मतलब संज्ञान में तो है जी, हम वेट कर रहे थे 38 लोग मरे जी, तुम जाके मंदिर गिराएं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोसेस होती है कि नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद में सामने वाली पक्ष जो है उसका जवाब रखता है। सर ऐसा सोचा नहीं गया था कि इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाएगी। सर धीरे धीरे प्रक्रिया हुई, इस कारण से शायद कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा फॉल्ट तो है इसमें। मेरा कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि भारत में अवैध निर्माण को लेकर के नगर निगम को सब जानकारी रहती है, ऐसा मुझे लगता है जी। और जब कोई कैजुअलिटी बड़ी हो जाती है तो नगर निगम बुलडोजर लेके चला जाता है, गिराने चलाता है। जी, सहमत हैं आप? सर जानकारियां सर जो उनके संज्ञान में होती है उन पर उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उन पर कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा कि फिलहाल नगर निगम के 2-3 अधिकारियों पर जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है वैसी कार्रवाई भी की जाती है सर। सर प्रशासन में अच्छा, इसमें सस्पेंड किया गया है? जी सर। चलिए भाई, पुलिस विभाग में आप हैं? जी। पुलिस का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। पोलाइट, ओबीडेंट, लॉयल, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, आई का मैं भूल रहा हूँ, उसमें करेजियस और एफिशिएंट। हिंदी में सर ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो इलोबरेट करा है सर। हाँ। इसको पुलिस को। हाँ। पुलिस है, इसको कुछ बोलते हैं सर। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। कहते हैं ना पुरुषार्थी लिप्सा रहित सहयोगी। जी सर। मैंने आपने इतिहास से किया जी। इतिहास में कौन सा पोर्शन सबसे बढ़िया है आपका? सर
लगभग जानकारी तो सर सारे पोर्शंस की है मुझे। हाँ हाँ, वैसे गुप्त काल अच्छा है गुप्त काल, जी। ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जी ठीक है। आप क्या कहेंगे? जी सर, निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ कि गुप्त काल में सर अगर हम देखें तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी गुप्त काल में काफी उन्नतियां हुई हैं। महान भास्कराचार्य, कालिदास, हमारे आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए हैं उसमें, जिन्होंने खगोल विज्ञान तक अपनी जो है खोजें की है विभिन्न प्रकार की। सूर्य के सिद्धांत को उन्होंने खोजा है। उसके अलावा सर महान कवि भी हुए हैं कालिदास जैसे। ये तो साहित्यिक क्षेत्र हो गया, कलात्मक क्षेत्र हो गया। बाकी क्षेत्रों में स्वर्ण युग कहा जा सकता है कि सर स्थापत्य की दृष्टि से भी मंदिरों का जैसे निर्माण कार्य है वो गुप्त कला काल में आ जाएगा, जी कलात्मक गतिविधियों में तो आ गया। जी राजनीतिक स्तर पर, जी सर। आर्थिक स्तर पर, जी। सामाजिक स्तर पर, जी सर, सभी स्तरों पे है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पे भी सर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे महापराक्रमी राजा हुए सर, जिन्होंने अपना शासन विस्तार बहुत भारत के बहुत बड़े हिस्से में किया था। उसके अलावा सर आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत फला फूला है इनका काम। जी नहीं, स्वर्ण युग का मतलब होता है कि ये प्राप्त था, जी ठीक है। तो गुप्तों से ज्यादा विस्तार तो मौर्यों ने किया है, जी ज्यादा बड़े क्षेत्र में तो उन्होंने शासन किया, जी ठीक है। और व्यापार तो पीक पे पहुंच रहा है मौर्योत्तर काल में, जी। ठीक है। तो सर मौर्योत्तर तो काल इस भी हिसाब से कैसे स्वर्ण युग कहेंगे इसको? जी सर। पर सर जैसे कि गुप्त काल में मतलब हमारी संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया गया सर। इस कारण मुझे लगता है कि गुप्त काल ज्यादा बेहतर था स्वर्ण युग के लिए। और मौर्य काल में सर ऐसे कोई इतिहासकार या जो विद्वान लोग हैं ये नहीं हुए, कोई ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां भी नहीं हुई। तो क्रियात्मक रूप से स्वर्ण युग हो गया, जी ठीक है। जी राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे कैसे, आर्थिक स्तर पे कैसे? जी क्योंकि इसके ठीक पहले तो अर्थव्यवस्था अपने पीक पे पहुंच रही है, जी गुप्त काल में तो अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा, जी स्कंदगुप्त के सिक्कों में मिलावट मिलती, जी ठीक है। जी तो यहाँ कहा जाता है कि व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा। जी सर। पर सर अगर उस पर तुलना करें मौर्य काल से तो गुप्त काल बेहतर था सर। बहुत सारे मामलों में, ज्यादातर मामलों में गुप्त काल बेहतर था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। घास से ना जी बाघ की गुफाएं हैं कभी? जी सर। कितनी गुफाएं हैं? सर 9 गुफाएं हैं। ठीक है। अंतर क्या है बाघ की गुफाओं और अजंता गुफाओं में? सर अंतर सर दोनों मतलब सर डिफरेंट लोकेशन पे है, तो गुप्त काल में निर्मित दोनों गुफाएं। हाँ, पर जैसे यहाँ 9 गुफाएं हैं बाग में, वहाँ 29 गुफाएं हैं हाँ। अजंता में। उसके बाद में सर ये उरी बाघिनी नदी के तट पे है बाग। नहीं, चित्रकला में क्या अंतर है? सर चित्रकला का सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर वहाँ की, पर मुझे जितना पता है कि यहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है और वहाँ भी है, पर अजंता में व्यापक रूप पे चित्रकारी की गई है। यहाँ केवल जो गुफा क्रमांक 4 है, रंग महल है, वहीं पे चित्रकारी मिलती है सर। अच्छा, धार में जो विवाद है भोजशाला वाला, जी तो क्या विवाद है? सर भोजशाला एक संस्कृत विश्वविद्यालय रहा है राजा भोज के समय का। तो सर थोड़े समय पहले 2003 में वहाँ मतलब मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति थी शुक्रवार के दिन, और हिंदू समुदाय मंगलवार के दिन वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करता है। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती माँ का जन्मोत्सव होता है। तो वहाँ पे कोई मस्जिद है क्या? सर उसके जस्ट पास में कमाल मोला की मस्जिद है, उसी के प्रांगण में। तो सर जिस दिन बसंत पंचमी शुक्रवार को आती है, उस दिन मुस्लिमों को भी, मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़नी होती है और हिंदू समुदाय को माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाना होता है। तो ऐसी स्थिति में सर वहाँ यही होता है कि यज्ञ हवन के दौरान नमाज कैसे अदा हो, इसी बात को लेकर वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। आपने प्रायोरिटी क्या भरा है? आपने लिखा समस्त पद। आपकी सैलरी क्या है टोटल इन हैंड? सर 46 ये इन हैंड है। 52,000 पे स्केल है आपका? नहीं सर 52 वो पे स्केल नहीं सर, पे स्केल 5200 से 20,200 प्लस 2800। जी सर। तो आप लोग क्लास 2 में आते हो? नहीं सर क्लास 3।
अच्छा, प्लाटून कमांडर क्लास 3 में जी रहता सर, सब इंस्पेक्टर रैंक है सर। है? ओके। तो मैंने डिप्टी कलेक्टर को मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ सर। अच्छा, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में कुछ अंतर होता है? जी सर। क्या? सर डिप्टी कलेक्टर जो है वो अपने जो कार्य है वो नॉर्मल कलेक्टर सर के जो आदेश से उनको कार्य आवंटित होते हैं और वे उस प्रकार भू राजस्व संहिता की धारा के अनुरूप कार्य करते हैं, जबकि एसडीएम सीआरपीसी के तहत अपने कार्य निष्पादन करता है। डिप्टी कलेक्टर सर डीडीओ के रूप में या सामान्य कार्य जो ऑफिस के हैं जो कार्यालय प्रमुख के तौर पे वो कार्य करता है, जबकि एसडीएम जो अपनी अनुभाग में समस्त प्रकार के कानून व्यवस्था संबंधी कार्य हैं उन सभी का प्रमुख होता है। राजस्व जैसे कार्य उनके प्रमुख होते हैं। एसडीएम के पास सर शक्तियां होती है कि वह 144 धारा लागू कर सके एवं आवश्यक जो भी कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो कदम उठा सकता है, जबकि ये डिप्टी कलेक्टर के पास शक्तियां नहीं होती है। जो कलेक्टर सर उनको देते हैं वही शक्तियां और पावर उनके पास में होते हैं। ओके, मतलब एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हो कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में एक सबऑर्डिनेट है पूरी तरह से वो, जी मतलब अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं कर रहा है, जी और जब वो एसडीएम के रूप में काम कर रहा है तो अपनी विवेक की शक्ति का उपयोग कर रहा जी है ना? जी। आपकी हॉबी बड़ी अच्छी है, रंगमंचन करते हो आप? मंच संचालन। क्या अच्छा, मंच संचालन करते हो आप? जी एंकरिंग करते हैं? एंकरिंग कैसे की जाती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? जी सर एंकरिंग का जो क्रोनोलॉजी है वो बताऊं या मुझे समझाइए, एंकरिंग करने के लिए क्या बेसिक हमारे अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? जी सर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम जिस भी विषय से संबंधित मंच संचालन कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए तथा वहाँ जो भी प्रोग्राम होने हैं उनका एक क्रमबद्ध हमको विवरण तैयार करना होता है। दूसरा, हमारी भाषा शैली एवं शब्दों का जो उच्चारण है वो अच्छा होना चाहिए। तीसरा सर हमें जो बीच बीच में जो श्लोक कविताएं दोहे उससे रिलेटेड है उनको हमको समाविष्ट करना चाहिए सर। उससे अलावा सर जो हमारी दूसरी टीम होती है जो मंच के दूसरी ओर होती है उनसे भी प्रॉपर समन्वय होना चाहिए हमारा, ताकि किसी भी कार्यक्रम के आगे या पीछे होने के दौरान हमारा व्यवस्था ना बिगड़े। चलिए, मैं एक सिचुएशन देता हूँ जी आप भोपाल में पहुंच गए हैं सेलेक्ट होकर, जी ठीक है, एक फेयरवेल पार्टी हो रही है जी सबकी ट्रेनिंग के बाद, एंकरिंग करने का आपको मौका मिला। जी थोड़ा सा ऐसा एंकरिंग करिए कि लगे कि बस फेयरवेल होने वाला है। जी सर खड़े होके कैसे भी कर दीजिए, जी सर पूरा जोश और जी सर। सर थोड़ा सा मैं इसमें हेजिटेट हो रहा हूँ विषय पे। सर नमस्कार सर, मैं आप सभी को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आज हम लोगों की ट्रेनिंग होने के बाद आज हम नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी से विदा ले रहे हैं। इस पर सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए, सॉरी सर। ठीक है, गुड है ना, ठीक है। देखिए, हॉबी में जरूर जाएंगे, जी सर, है ना? इंटरव्यू आपका हो गया सर, एकदम से मैं प्रिपेयर नहीं था सर। हॉबी में जरूर जाएंगे जी और एंकरिंग मुझे लगता है आपको बिल्कुल समा बांध देना था। जी जी सर सर, उससे एकदम कपिल शर्मा को देखिएगा, जी मंच की शुरुआत कैसे की जाती है, सर, वो energy, पूरा मुझे चेहरा पता स्माइल, खड़ा होके कर देना। खड़ा होकर तुरंत जैसे बोले आपको पूछना नहीं है, जी कुछ ना खड़ा हो सकते हैं, खड़ा जी खड़े होके आप एंकरिंग करिए शानदार, और इसके लिए तैयार रहिए, आपने हॉबी भरी। हाँ सर। नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा रहा था, बाकी वो पूरा क्रोनोलॉजी मुझे पता है, पर मैं वही सोच रहा था कि एकदम से कौन सी कविता है यहाँ पे वो करूँ, वो चीजें नॉर्मल बिना उसके भी कर सकता बिना हूँ। कविता के भी कौन कहा कविता, जी। देखिए कोई नॉर्म्स तो है नहीं, जी बाकी जॉब में हो ठीक बोलते हो, जी है ना, अच्छा बोलते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब है, थोड़ा सा प्लान कमांडर पूछेगा, वो आपसे बता ही दिया है, जी है ना, और करंट से थोड़ा सा टच में रहना, क्योंकि आप जॉब में हो, जी बिल्कुल है ना, और प्रेजेंट टाइम में पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं, जी इन सब चीजों को उनको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल और रिफॉर्म्स देख लीजिएगा, जी पुलिस की क्या क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आपको लगती है मॉडर्न टाइम पर, जी है ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि समय के साथ पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, जी
75 साल बाद एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर जब भारत जा रहा है, जी ऐसे में पुलिस के प्रति हमारा फेथ बढ़ना चाहिए था। जी। लेकिन अब क्या हो रहा है, निश्चित रूप से एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो कुछ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी कमिटीज भी बनी है, उनको भी देखना चाहिए। जी बाकी सर हिस्ट्री बता देंगे आपको। जी ठीक है, मतलब धार वाला हम ये सोच रहे थे कि मस्जिद जो स्वर्ण युग की अवधारणा है, जी। ये जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तब आई, ठीक है ना। जी कलात्मक स्तर पर तो पूरी तरीके से स्वर्ण युग उसको कहा जा सकता है, जी ठीक है। जी लेकिन राजनीतिक स्तर पर जब हम देखते हैं, जी ठीक है, जी तो मौर्य काल से तुलना करते हैं, जी ठीक है, जी तो इस काल को तब पूरी तरीके से स्वर्ण युग नहीं कह सकते, जी क्योंकि इस काल में सामंतिक भी दिखाई जी दे। बिल्कुल तो उत्तर भारत पूरी तरीके से नियंत्रण में है, दक्षिण भारत जो है तो अधीनता में है राजा, ठीक है। जी दूसरी चीज की मौर्योत्तर काल में अपने पीक पे जा रहा है व्यापार वाणिज्य, जी जबकि इस काल में दक्षिण पूर्व एशिया से, चीन से व्यापार तो है, लेकिन इस काल में व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ रही है, जी ठीक है। और इसके जस्ट बाद तो बंद अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाएगी, ठीक है ना। जी सामाजिक स्तर पर भी देखें तो मौर्य काल में अभी वो जटिलता नहीं आई है, जी गुप्त काल में जटिलता शुरू हो जाती है समाज में भी, ठीक है ना। कानून अलग अलग हैं, अलग अलग वर्ग के, ठीक है। यहाँ बाल विवाह भी शुरू हो जा रहे हैं, हाँ ठीक है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ऐसी जानकारी नहीं होती। सर मैंने सोचा मेरे स्टैंड अपना स्टैंड कैसे बदलूं, इसलिए मैंने उसी पे बना रहा मैं गुप्त काल पे। नहीं, गुप्त काल स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और ये अवधारणा इसलिए आई कि भाई ठीक है कि इस काल कहा जाता है कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल, लेकिन अगर हम देखें जो है इस तरीके से, ठीक है, और उत्तर काल तुलना करें, हमारे उत्तर काल बहुत विशाल साम्राज्य है, हमारे केंद्रीकृत शासन है, यहाँ विकेंद्रीकरण की झलक दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कलात्मक गतिविधियों के हिसाब से, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे फिर चित्रकला हो, ठीक है, इस हिसाब से स्वर्ण युग है। तो सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने मेरे को कन्विंस करा, तो मुझे अपना स्टैंड बदल देना चाहिए क्या कि नहीं सर मतलब नहीं, बताओ स्टैंड क्या स्टैंड नहीं बदलना है, जो है वो है, जो है वो है। हाँ, बताओ कि हाँ स्वर्ण युग कहा जाता है तो है, लेकिन स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कलात्मक क्षेत्र में पूरी तरीके से गुप्ता स्वर्ण युग दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है, या आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में मौर्योत्तर काल स्वर्ण युग दिखाई देता है, ठीक है। और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ विकेंद्रीकरण प्रभावी है, जबकि हमको मौर्य काल में ज्यादा केंद्रीकरण दिखाई देता है, ठीक है। विश्लेषण करोगे ना इतिहास में हमें कर रखा है तुमने सर, वो ऐसे ही प्राइवेट कर लिया था अभी तो मतलब ईमानदारी से नहीं किया। जी, कोरोना काल वाला मैं हूँ उसमें, मतलब वो मैंने जॉब के साथ ही कर लिया था, इसीलिए कि ऐसे अपनी योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से कर लिया था, मतलब ज्यादा डीप में तो नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जी जरूर सर, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। सर ने जा जी बिल्कुल सर। बाकी ज्यादा तो पुलिस के बारे में जानना करना पूछेंगे जरूर। जॉब में हो तो पुलिस के बारे में पूछेगा ज्यादा, ठीक है ना। और एक बार और आना तो आलोचना हो वाला भी है ना, पुलिस का वर्क प्रोफाइल ऐसा है जी, और वर्किंग कंडीशन ऐसी है, बहुत वर्कलोड रहता है जी, और इसलिए बहुत बार रिजिड बिहेवियर करना पड़ता है जी, है ना। सर एक पक्ष तो ऐसा होता ही है ना जो पुलिस से संतुष्ट नहीं होगा जिस पे कार्रवाई होगी, तो स्वाभाविक तौर से हम उसके फेवरेट नहीं होंगे। तो नहीं, लेकिन आप पूरी बातें अपने फेवर मत बोलना। अच्छा, आप ये भी कहना है निश्चित रूप से रिफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सकता है। एक थाने में हम 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा सकते हैं, है ना। वर्किंग कंडीशन अच्छी करते हैं। अगर ट्रैफिक में कोई पुलिस वाला खड़ा है, उसकी 6 घंटे की कांस्टेबल की कमी है, कांस्टेबल की कमी, प्रॉपर भर्ती कर दी, 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 आ जाता है, घंटे ड्यूटी लगी रहती है। आप ये प्रॉब्लम बताइएगा कि सर ये है, और इसके कारण व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। पुलिस को जो क्या सुविधाएं हैं कांस्टेबल स्तर पे, जो आवास है, ठीक है, वो इस तरीके के हैं, इसके बाद इतनी तगड़ी ड्यूटी है, ठीक है। जो चीजों को
कमिटीज ने पॉइंट आउट किया, उनको हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी निश्चित रूप से पुलिस का बहुत बड़ा महत्व है कानून व्यवस्था बनाए रखने में। जी एक कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता जी है। बाकी बहुत अच्छा है, जी ठीक बाकी बोलते बहुत बढ़िया अनुशासित एकदम। डिसिप्लिन हुआ, कोई दिक्कत जी नहीं। अब अगली बार आना तो जो ड्रेस वेस पहना प्रॉपर आके आना। तो जी फिर सर, वो अपन- सूट अभी सिलने नहीं, दिया। कोई नहीं दिक्कत सूट सूट में तो ऐसे पैंट बाहर भी शर्ट जाना है ना, जी कोई दिक्कत